Good morning, students. So today I'm going to explain about the chemistry class 11th for the students. The first chapter, some basic concept. Today the second lecture of this derived unit and scientific notation. आपने फर्स्ट लेक्चर में देखा, फर्स्ट वीडियो में, कि हम लोग किस तरह से फंडामेंटल यूनिट्स के बारे में स्टडी करते हैं और छोटे और बड़े यूनिट क्या होते हैं, उनके रिलेशनशिप के बारे में पढ़ा। देखिए, अलग अलग कंट्रीज़ में अलग अलग सिस्टम्स का यूज़ किया जाता है। पहले कुछ सिस्टम्स यूज़ करे जाते थे और आज भी डिस्टेंस मेजर करने के, जैसे आपने सुना होगा माइल्स, फीट, इंचेस, ये एक सिस्टम चल रहा है। लेकिन हम अगर इसको इंटरनेशनल लेवल पे मेज़र करते हैं तो डिस्टेंस को मेज़र करना हर कंट्री के लिए डिफ़िकल्ट होता है। आप किसी दूसरे कंट्री में जाएंगे तो आपको वहाँ पे अगर फिट बोलेंगे, इंच बोलेंगे, तो वो शायद उसको एग्जैक्टली मेजरमेंट नहीं कर पाएगा। इसलिए इंटरनेशनल सिस्टम का यूज़ किया गया। अलग अलग सिस्टम में अलग अलग मेजरमेंट है। जैसे हम एक सिस्टम है MKS सिस्टम, MKS सिस्टम, इसमें हम मास को किलोग्राम में, लेंथ को मीटर में और टाइम को सेकेंड में मेजर करते हैं। ये सिस्टम भी अच्छा सिस्टम माना जाता है और मोस्टली बहुत कंट्रीज में इसको भी यूज़ किया जाता है। लेकिन कभी भी हम अगर इसको कंपेयर करेंगे तो SI सिस्टम से ही कंपेयर किया जाएगा। दूसरा सिस्टम होता है CGS सिस्टम, CGS सिस्टम, इसमें हम मास को ग्राम में, लेंथ को सेंटीमीटर में और टाइम को सेकंड में मेजर करेंगे। इसके बाद थर्ड सिस्टम आता है FPS सिस्टम, FPS सिस्टम, इसमें हम मास को पाउंड में, लेंथ को फीट में और टाइम को सेकंड में। ये तो हमारे कुछ सिस्टम हैं जिनके बारे में बताया। लेकिन सारे ही सिस्टम का कन्वर्जन अगर आप न्यूमेरिकल कर रहे हैं, कैलकुलेशन कर रहे हैं, तो SI सिस्टम में कन्वर्ट करके करना पड़ेगा। और SI सिस्टम में मास को किलोग्राम में, लेंथ को मीटर में, टाइम को सेकंड में करना होता है। और बाकी जो 4 और फंडामेंटल क्वांटिटीज अपने बताई हैं वो भी इसमें यूज करी जा सकती है। फंडामेंटल क्वांटिटी के अपने एक इंडिविजुअल यूनिट्स होते हैं। वो 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं: मास, लेंथ, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, luminous intensity and amount of the substance. After that हम आपको बता रहे हैं कि ड्राइव्ड यूनिट क्या होते हैं। देखिए, जो एक से ज्यादा फंडामेंटल क्वांटिटीज से मिलके क्वांटिटीज बनती हैं उनको हम ड्राइव्ड क्वांटिटी और उनके यूनिट्स को ड्राइव्ड यूनिट बोलते हैं। फंडामेंटल क्वांटिटीज में लेंथ, मास, टाइम, करंट, ये फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं। अब अगर हम बात करें ड्राइव्ड क्वांटिटी को, द क्वांटिटीज विच आर फाउंड बाय यूजिंग 2 or more fundamental quantities are called derived quantities. Like area. Area is a derived quantity. It is formed by 2 fundamental quantities, length and breadth. एरिया को हम ड्राइव्ड क्वांटिटी क्यों बोलेंगे? क्योंकि इसमें 2 क्वांटिटीज का यूज किया जा रहा है और दोनों फंडामेंटल्स हैं, लेंथ एंड ब्रेथ। लेंथ को हम मेजर करते हैं मीटर में, SI सिस्टम में। तो अगर हम यूनिट लिखेंगे एरिया का
सो लेंथ के लिए मीटर और ब्रेथ के लिए भी मीटर, तो आपका हो गया ये मीटर स्क्वायर। दिस इज ड्राइव्ड यूनिट। यूनिट ऑफ एरिया इज अ ड्राइव्ड यूनिट, एरिया इज अ ड्राइव्ड क्वांटिटी। अनदर एग्जांपल आई एम राइटिंग वॉल्यूम। वॉल्यूम इज इक्वल्स टू लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। इसमें भी आप देख रहे हैं कि 3 फंडामेंटल क्वांटिटीज का यूज किया जा रहा है। तो वॉल्यूम इज अ ड्राइव्ड क्वांटिटी एंड यूनिट जब लिखते हैं मीटर, मीटर एंड मीटर, सो इट विल बी मीटर क्यूब। मैं आपको यहाँ पे दूसरे सिस्टम में भी करके एक बार दिखा देता हूँ वॉल्यूम का। जैसे हम सीजीएस सिस्टम में लिखना चाहते हैं तो वॉल्यूम इज इक्वल्स टू लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, और सीजीएस में लेंथ को हम सेंटीमीटर में मेजर करते हैं, तो सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर, सो इट विल बी सेंटीमीटर क्यूब। लेकिन हम जब लिखते हैं यूनिट या सॉल्यूशन करते हैं, सॉल्व करते हैं कोई प्रॉब्लम को, तो हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि मोस्टली केसेस में एसआई सिस्टम का ही यूज करना चाहिए। अगर कंडीशन नहीं कही गई, क्वेश्चन में बोला नहीं गया है, तो आपको ऑटोमेटिकली एसआई सिस्टम में कन्वर्ट कर लेना है। नेक्स्ट एग्जांपल हम ड्राइव्ड क्वांटिटी का दिखा रहे हैं आपको, फोर्स। अब हम कैसे किसी भी ड्राइव्ड क्वांटिटी का यूनिट बनाते हैं ये समझ सीखने जा रहे हैं। फोर्स का आपने फार्मूला मास इंटू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन। आपने मास को पता है कि ये फंडामेंटल क्वांटिटी है और एक्सेलरेशन फंडामेंटल क्वांटिटी नहीं है। हम मास को तो ऐसे ही रहने देंगे, एक्सेलरेशन का फार्मूला लगाएंगे वेलोसिटी अपॉन टाइम। अब आप देख रहे हैं टाइम भी फंडामेंटल क्वांटिटी है, लेकिन अभी भी वेलोसिटी फंडामेंटल नहीं है, तो वेलोसिटी का फार्मूला पुट करेंगे मास इनटू वेलोसिटी की जगह हम रखेंगे डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, और ये पहले से एक टाइम था यहाँ पे। अब हम यूनिट प्लेस करेंगे, सारे ही फंडामेंटल में कन्वर्ट हो गए हैं। डिस्प्लेसमेंट बोले, डिस्टेंस बोले, लेंथ बोले, ब्रेथ बोले, हाइट बोले, सब के लिए यूनिट मीटर ही यूज किया जाएगा। मास के लिए किलोग्राम, डिस्प्लेसमेंट के लिए मीटर, टाइम के लिए सेकेंड, और दूसरे टाइम के लिए भी सेकेंड। तो आपका ये यूनिट बन गया किलोग्राम मीटर सेकेंड पावर -2। नीचे 2 सेकेंड हो गया, सेकेंड स्क्वायर होगा, और जब हम इसको ऊपर की तरफ लाएंगे तो सेकेंड पावर -2 लिखेंगे। ये जो है फोर्स का यूनिट है, और इसको हम न्यूटन भी कह सकते हैं कॉमनली इसको, क्योंकि फोर्स के बारे में डिस्कवरी करी गई न्यूटन के थ्रू, तो न्यूटन ने इसको इतना पूरा ना लिख करके न्यूटन बोलेंगे तो भी एसआई यूनिट बोला जाएगा। 1 न्यूटन इज इक्वल्स टू 1 किलोग्राम मीटर सेकेंड पावर -2। नाउ एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वांटिटी है चार्ज। चार्ज के बारे में कैसे आप फाइंड आउट करते हैं? क्वेश्चन में आपने क्लास 10th में कराया चार्ज इज इक्वल्स टू इलेक्ट्रिक करंट इनटू टाइम। इलेक्ट्रिक करंट फंडामेंटल है, टाइम भी फंडामेंटल है। इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट होता है एम्पियर, और टाइम का यूनिट होता है सेकेंड। एम्पियर सेकेंड इसका यूनिट हो गया, और हम इसको कॉमनली चार्ज का डिस्कवरी कूलाम ने करी थी, इसलिए कूलाम भी कह सकते हैं। 1 कूलाम इज इक्वल्स टू 1 एम्पियर सेकेंड। एक जो केमिस्ट्री में बहुत ज़्यादा यूज होती हैं क्वांटिटीज, उनका एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं।
मोलैरिटी, मोलैरिटी केमिस्ट्री में मोलैरिटी नॉर्मेलिटी इनका यूज होता है। इसका कैसे हम यूनिट फाइंड आउट करेंगे। मोलैरिटी फार्मूला है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। मोल्स आपका फंडामेंटल क्वांटिटी है और मोल का यूनिट मोल लेते हैं, यहाँ पे हम मोल लिख सकते हैं, लेकिन वॉल्यूम फंडामेंटल नहीं है तो लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, मोल अपॉन मीटर इंटू मीटर, मोल अपॉन मीटर क्यूब, या आप कह सकते हैं मोल मीटर पावर -3। ये मोलैरिटी का है। अब आपको कुछ क्वांटिटीज दे रहे हैं जिनके यूनिट्स आपको ड्राइव करने हैं। जैसे फाइंड द यूनिट्स ऑफ फॉलोइंग क्वांटिटीज। इन क्वांटिटीज के यूनिट फाइंड आउट करने हैं। नंबर 1 पावर, नंबर 2 फ्रीक्वेंसी, नंबर 3 मोलैरिटी। स्टूडेंट्स, ये तो आपको अभी करने हैं। साथ साथ मैं आपको बता दूं कि लास्ट लेक्चर के बाद कुछ स्टूडेंट्स ने कुछ क्वेरीज करी थी, जिसमें बच्चे पूछ रहे थे कि केमिस्ट्री के बाद क्या कैरियर है। हम आपको बता दें कि केमिस्ट्री एक वास्ट सब्जेक्ट है और इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है। ये बहुत सारे सब्जेक्ट से मिक्सअप भी है। जैसे इसकी जो ब्रांचेज हैं, फिजिकल केमिस्ट्री, केमिकल फिजिक्स या बायो केमिस्ट्री, तो फिजिक्स में भी केमिस्ट्री का यूज़ होता है, बायोलॉजी में भी केमिस्ट्री का यूज़ होता है। तो आप इसमें करियर अपना बहुत लार्ज स्केल पे बना सकते हैं। केमिस्ट्री ही एक ऐसा सब्जेक्ट है जो बायो स्ट्रीम के लिए और मैथ स्ट्रीम के लिए, दोनों के लिए कॉमन होता है ग्रेजुएशन लेवल पे। अगर आप ग्रेजुएशन में सपोज कीजिए आप 12th में बायो स्ट्रीम लेते हैं, तो आपके पास 12th में कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं? फिजिक्स होता है बायो वालों के लिए, केमिस्ट्री होता है और बायो होता है। और जब आप हायर क्लासेस में पहुंचते हैं ग्रेजुएशन के लिए, यानी 12th के बाद जब आप एडमिशन कराएंगे, तो आपके नए ब्रांचेस में आप बायो स्ट्रीम के स्टूडेंट्स फिजिक्स को ड्रॉप कर सकते हैं, क्योंकि उनके जो सब्जेक्ट बन जाते हैं जूलॉजी, बॉटनी एंड केमिस्ट्री। अब मैथ्स स्टूडेंट्स के लिए बता दें, जो मैथ्स स्टूडेंट होते हैं उनके पास सब्जेक्ट होता है फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ्स। जनरली ये सब्जेक्ट्स मैथ्स वाले लेके चलते हैं 12th में। कुछ लोग मैथ बायो दोनों के लेके चलते हैं। लेकिन जब वो ग्रेजुएशन लेवल पे पहुंचते हैं, तो वो अगर चाहते हैं तो केमिस्ट्री नहीं छोड़ना, तो रख सकते हैं अपने साथ में। और उनके जो सब्जेक्ट होते हैं ग्रेजुएशन में, उनके यही सब्जेक्ट होते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ्स। तो केमिस्ट्री जो है ये बायो स्ट्रीम और दोनों के लिए कॉमन होता है। जब ग्रेजुएशन लेवल पे पहुंचते हैं तो बायो वाले भी केमिस्ट्री लेते हैं और मैथ्स वाले भी केमिस्ट्री लेते हैं। दोनों ही केमिस्ट्री से अपना करियर बना सकते हैं। और केमिस्ट्री में चूंकि बहुत ज़्यादा स्कोप है, तो आप इसको अगर अच्छे से स्टडी करते हैं तो फ्यूचर में आप बहुत अच्छा करियर सिक्योर कर पाएंगे। अब हम चलते हैं, आपको जो नोटेशन है, साइंटिफिक नोटेशन, जब हम किसी डिजिट को रिप्रेजेंट करते हैं और वो बहुत छोटी या बहुत बड़ी डिजिट होती है, तो उसको हम स्पेशल साइंटिफिकली नोटेट करना पड़ता है।
क्योंकि उसको लिखने में प्रॉब्लम होती है। सपोज कीजिए हमने आपसे बोला 385000 और बोला आपसे कि बहुत सारे जीरो बना दीजिए, 50 जीरो बना दीजिए, तो आपको लिखने में भी प्रॉब्लम करेगा वो, और बाद में काउंट करके उसकी पढ़ने में भी डिफिकल्टीज आएगी। अगर बहुत बड़ी डिजिट है जिसमें बहुत सारे जीरोज हैं तो हम उसको राउंड ऑफ करने के बाद किस तरह से लिख सकते हैं। देखिए अभी यहाँ पे सपोज कीजिए पॉइंट है आपका, नहीं है तो 0.00 मान लिया जाएगा। और हम जब साइंटिफिकली नोट उसको रिप्रेजेंट करते हैं तो कॉन्सेप्ट क्या है कि पॉइंट के पहले एक नंबर नॉन जीरो होना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए पॉइंट के लेफ्ट साइड में। पॉइंट के लेफ्ट साइड में जितने बहुत सारे नंबर दिख रहे हैं आपको, तो हम इसको रिप्रेजेंट करने का मेथड बता रहे हैं। पॉइंट आपका यहाँ पे होना चाहिए, 3 के बाद होना चाहिए। 3 के बाद होने का मीनिंग ये कि पॉइंट के लेफ्ट साइड में 3 आ जाएगा, तो हम इसको 3.85 ऐसे लिखेंगे। लेकिन हम इतनी बड़ी डिजिट को 3.85 तो नहीं लिख सकते, हम उसके बाद इंटू 10 टू दी पावर, 10 की पावर पे लिखेंगे, कुछ यहाँ पे लिखेंगे। अब हमें क्या लिखना है समझिए, पॉइंट यहाँ पे था, इधर को हम पॉइंट यहाँ पे ला रहे हैं, इधर से नंबरिंग काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डिजिट हम लेफ्ट साइड में डेसिमल को लेके आए हैं। तो हमें यहाँ पे पावर की जगह पे लिखना पड़ेगा 10 टू दी पावर 9। ये है साइंटिफिक नोटेशन। इसमें रिप्रेजेंट करने के लिए हमको किस तरह का यूज करना है, पॉइंट के पहले एक नंबर होना कंपल्सरी है। जितने पॉइंट शिफ्ट करेंगे उतनी पावर लगाएंगे, लेफ्ट साइड में उतनी पावर लगाएंगे। अगर राइट साइड में पॉइंट को शिफ्ट करते हैं तो उतनी पावर माइनस में लगाएंगे। फिर से देखिए, नेक्स्ट एग्जाम्पल आपको बता रहे हैं 4968500.00। इसको रिप्रेजेंट करना है, पॉइंट यहाँ पे आना चाहिए, तो हम लिखेंगे 4.9685 इंटू 10 टू दी पावर। अब हमने पॉइंट को कितना शिफ्ट किया है, 1 2 3 4 5 6 7 लेफ्ट साइड में किया है, इतना करेंगे। अगर आप राइट साइड में शिफ्ट करते हैं पॉइंट को, सपोज कीजिए कोई डेसिमल में नंबर लिखा हुआ है 0.000483, तो आप देख रहे हैं कि हमें ये पॉइंट यहाँ पे है, पॉइंट 0.000483, वो पॉइंट को यहाँ पे लाना है 4 के बाद, क्योंकि पॉइंट के लेफ्ट साइड में एक नॉन जीरो नंबर होना जरूरी है। तो हम लिखेंगे 4.83। अब हमने इंटू 10 टू दी पावर, लेकिन पॉइंट यहाँ पे था। अब हम कितने डिजिट इसको ले गए राइट साइड में, 1 2 3 4 5 डिजिट राइट साइड में ले गए हैं, तो हमें पावर पे -5 करना पड़ेगा। क्लियर हो रही बात? फिर से देखिए, एक और एग्जाम्पल बता रहे हैं 0.000325 इंटू 10 टू दी पावर -7। ये कोई नंबर लिखा है, इसको हमें करेक्ट साइंटिफिक नोटेशन में करना है। ये है तो पावर के फॉर्म में, लेकिन ये करेक्ट साइंटिफिक नोटेशन नहीं है, क्योंकि साइंटिफिक नोटेशन के अकॉर्डिंग पॉइंट के पहले एक नॉन जीरो नंबर होना कंपल्सरी है। तो हम पॉइंट यहाँ पे लाना है हमको, तो लिखेंगे 3.25 इंटू 10 टू दी पावर -7 पहले से था। अब हमको पॉइंट कितने 1 2 3 4 डिजिट राइट में ले गए हैं, तो हम -4 और करेंगे, तो ये हो जाएगा 3.25 इंटू 10 टू दी पावर -11। ये है आपका साइंटिफिक नोटेशन। अब इसमें क्वेश्चन कैसे आता है और कैसे आप सॉल्व करते हैं, देखिए मैं आपको दिखा रहा हूँ।
जैसे आपको कन्वर्जन है कोई एक यूनिट से दूसरे यूनिट में, जब आप छोटे से बड़े यूनिट में कन्वर्ट करते हैं तो बहुत सारे जीरोस का यूज करते हैं। छोटी क्लासेस में भी आप किलोमीटर से मीटर, मीटर से सेंटीमीटर या सेंटीमीटर से किलोमीटर में कन्वर्ट करते थे, लेकिन आप उसमें ऐसे ही लिखते थे। जैसे आपसे बोला जाता था 30 किलोमीटर, तो आप लिखते थे 30 इंटू 1000 मीटर, दैट्स मीन 30,000 मीटर। उस टाइम पे आप 10 टू दी पावर के फॉर्म में नहीं लिख पाते थे, क्योंकि उस टाइम पे टीचर आपको ये चीज नहीं बताते हैं। अब हमको उसको, जैसे हमको करना है 300 किलोमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है, तो पहले तो कन्वर्ट करेंगे स्टैंडर्ड यूनिट किलो, तो हम लिखेंगे 300 किलोमीटर इज इक्वल्स टू 300 इंटू 10 टू दी पावर 3 मीटर। पहले तो मीटर में कन्वर्ट किया, किलो का मतलब होता है 10 टू दी पावर 3। उसके बाद 300 इंटू 10 टू दी पावर 3 इंटू मीटर से सेंटीमीटर करना है, तो 10 टू दी पावर 2 सेंटीमीटर, क्योंकि 1 मीटर में 10 टू दी पावर 2 सेंटीमीटर होते हैं। अब 300 इंटू ये पावर हो गई 5, 10 टू दी पावर 5, 3 और 2 ऐड होकर के। पॉइंट हमको यहाँ पे लगाना है, अभी यहाँ पे पॉइंट नहीं है, लेकिन आप नहीं है तो इसका मतलब यहाँ पे पॉइंट है और पॉइंट यहाँ पे होना चाहिए 3.00। अब हम इसको जब इधर लाए हैं तो लेफ्ट में लाए हैं, 2 पावर आपको और बढ़ानी पड़ेगी प्लस में, तो 3.00 इंटू 10 टू दी पावर 7 सेंटीमीटर। Okay students, now the next one is, next example, convert 1000 nanometer into मीटर। 1000 नैनोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है, तो 1000 नैनोमीटर, नैनो मीन्स 10 टू दी पावर -9, 1000 तो ऐसे ही लिखेंगे, तो 10 टू दी पावर -9 मीटर, ये तो नैनो की जगह आया। 1 नैनोमीटर इक्वल टू 10 टू दी पावर -9 मीटर। अब हम साइंटिफिक नोटेशन के अकॉर्डिंग ये डिजिट रॉन्ग लिखी हुई है, पॉइंट यहाँ पे है 1.000 इंटू 10 टू दी पावर -9, तो पहले से था, हमने पॉइंट को लेफ्ट में शिफ्ट किया 3 डिजिट 1 2 3, तो हम यहाँ पे +3 करेंगे। लेफ्ट में जितना भी शिफ्ट करेंगे उसको 10 की पावर पे प्लस में लिखेंगे, राइट में जितना शिफ्ट करेंगे उसको माइनस में करेंगे, तो 1.000 इंटू 10 टू दी पावर -6 मीटर। Now the next one you have to do immediately, convert 200 kilogram into milligram. Okay students, so student you have to do this question, और इसमें जो भी आपको प्रॉब्लम आती हैं आप मेरे से डिस्कस करेंगे डाउट क्लासेस में। वीडियो को अच्छे से देखिए और आगे आने वाले लेक्चर्स में आपके जो पुराने डाउट्स हैं वो आ जाएंगे। आज के लिए इतना सफिशिएंट है। गुड बाय।